तो हर साल कई नए शोनेन एनिमेज आते हैं, जिनमें से कुछ एनिमेज पूरी तरह से अननोटिस निकल जाते हैं, तो कुछ एनिमे काफी अजीब से कारणों की वजह से लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। पर इन दोनों तरह के एनिमेज के अलावा हमेशा एक ऐसा शोनेन एनिमे भी होता है जो कि आते ही पूरे एनिमे मार्केट में आग लगा के रख देता है, इन अ गुड सेंस। और जुजुत्सु काइसेन या सोर्सरी फाइट 2020 का वैसा ही एनिमे है। लेकिन जब भी कोई न्यू शोनेन एनिमे पॉपुलर होता है तो ऐसे एनिमेस को कई एनिमे वेटरन्स कुछ पुराने क्लासिक्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और इन न्यू शोनेन एनिमेस को सिंपली ओवररेटेड का टैग लगाकर चलता कर देते हैं। पर क्या जुजुत्सु काइसेन एनिमे इससे कुछ हटकर है या ये भी रिसेंट टाइम के कुछ पॉपुलर शोनेन एनिमेस की ही तरह टोटली ओवररेटेड है, जानेंगे आगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जय और एनिमे कार्यालय में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एक रिव्यू वीडियो के रीति रिवाजों के अनुसार दे देते हैं जुजुत्सु काइसेन एनिमे की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जुजुत्सु काइसेन एक्शन, एडवेंचर, डार्क, डीमन, फैंटेसी, सुपरनेचुरल, शोनेन स्कूल एनिमे है। कोई जॉनर तो नहीं रह गया। जिसके सोर्स मटेरियल यानी मांगा की पब्लिशिंग स्टार्ट हुई थी मार्च 2018 में, जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है गेगे अकुतामी ने। तो जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी एक ऐसे यूनिवर्स में सेट है जहां कर्सेस, स्पिरिट्स जैसी सभी सुपरनेचुरल फोर्सेस और चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और क्योंकि किसी भी एक्शन शोनेन में कम से कम एक पावर सिस्टम का होना अनिवार्य है, तो इसलिए जुजुत्सु काइसेन में भी हमें एक पावर सिस्टम देखने को मिलता है ऑब्वियसली, जो कि है कर्स्ड एनर्जी। और जहां एक पावर सिस्टम होता है वहां उसका यूज और एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप भी अवश्य ही होती है, जो कि जुजुत्सु काइसेन के केस में है जुजुत्सु सोर्सरर्स। और अब एक काफी खास बात, इन जुजुत्सु सोर्सरर्स का अपना एक सीक्रेट स्कूल भी है ऑब्वियसली, जिसमें सिर्फ उन कुछ खास लोगों को एडमिशन मिलता है जो कि नॉर्मल लोगों से हटकर कर्सेस, स्पिरिट्स जैसी सब सुपरनेचुरल फोर्सेस को देख या महसूस कर सकते हैं। और एक दिन कुछ बहुत ज्यादा एंड आई मीन बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के कारण हमारा एमसी यानी इतादोरी यूजी इन जुजुत्सु सोर्सरर्स के पंगों में पड़ जाता है, और जिसके बाद उसे जुजुत्सु सोर्सरर्स की तरफ से सिर्फ दो चॉइसेस दी जाती हैं, या तो वो उनकी मदद करे या उनके द्वारा मौत के घाट उतरने के लिए तैयार रहे। और क्योंकि इतादोरी के दादा जाते जाते उसे बोलकर गए थे कि हमेशा दूसरों की मदद करना, इसलिए वो अपने दादा के आखिरी शब्दों की कीमत रखकर खुशी खुशी जुजुत्सु सोर्सरर्स की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वरना अगर उसके दादा ने उससे ऐसा कुछ ना बोला होता तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो जुजुत्सु सोर्सरर्स की मदद करने से साफ मना कर देता। क्या मतलब वो अपनी जान बचाने के लिए मदद करने को राजी हुआ था। और ये मैंने सिर्फ अभी इसके पहले एपिसोड की स्टोरी के बारे में ऊपर ऊपर से बताया है, बाकी इसके अंदर इससे कहीं ज्यादा स्टोरी और बढ़िया कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर्स का जिक्र हुआ है तो पहले कैरेक्टर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इसका मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी एक दिल का अच्छा, सच्चा और काफी एथलेटिक बच्चा है। और क्योंकि जुजुत्सु काइसेन एक बैटल शोनेन है तो इस वजह से इसके भी माँ बाप नहीं है ऑब्वियसली। इसके अलावा इस एनिमे में मेगुमी नाम का एक बंदा भी है, जिसे आप बेसिकली इस एनिमे का सासुके भी समझ सकते हैं, और एक नोबारा नाम की लड़की जिसे आप इस एनिमे की साकुरा समझ सकते हैं। और इस एनिमे का सबसे खास, बैडएस और कूल कैरेक्टर सातोरू गोजो, और अगर जिसके लुक्स को इन्वर्ट कर दिया जाए तो ये बेसिकली ककाशी ही है। ओके, दिस एनिमे इज जस्ट नारुतो। भले ही इस एनिमे के कुछ कैरेक्टर्स एंड आई मीन ऑलमोस्ट एवरी मेन कैरेक्टर शायद किसी क्लासिक शोनेन एनिमे से इंस्पायर्ड हों, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस एनिमे के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पसंद आए हैं, जिसमें भी सातोरू गोजो, जो कि जब भी किसी सीन में आता है तो वो सीन अपने आप ही 10 टाइम्स मोर एंजॉयबल हो जाता है। तो जुजुत्सु काइसेन को एनिमेट किया है पिछले कुछ समय से फैन फेवरेट चल रहे एनिमेशन स्टूडियो मापा ने, जिनकी एनिमेटिंग कैपेबिलिटीज को पहले भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। और जुजुत्सु काइसेन के साथ तो उन्होंने अपने एनिमेशन को ही एक और लेवल अप कर दिया है। वैसे इससे पहले रिसेंटली मापा ने गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे को भी एनिमेट किया था, जिसमें भी नो डाउट बहुत ही गजब एक्शन सीन्स थे, लेकिन उसमें हमें एपिसोड्स के आगे बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं एनिमेशन धीरे धीरे थोड़ी लो होता हुआ लगता है। और उसके साथ ही गॉड ऑफ हाई स्कूल के कलर्स की बोल्डनेस भी बहुत ही कम थी, जिससे हमें उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फीकापन महसूस होता है।
लेकिन वहीं जुजुत्सु काइसेन के पहले एपिसोड में ही हमें धुआंधार और माइंड ब्लोइंग एनिमेशन और बहुत ही शानदार और बोल्ड कलर्स देखने को मिलते हैं, जिससे ये आपको पहले एपिसोड के साथ ही पूरी तरह से हुक कर लेता है। और इसके सिर्फ पहले एपिसोड ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द कंप्लीट एनीमे, एटलीस्ट अभी तक इसके जितने भी एपिसोड्स आए हैं उनमें हमें और भी भयंकर लेवल के और डायनेमिक फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। और ये तो फिर भी इसके एपिसोड्स के विजुअल्स की बात हुई, अगर इसकी ओपनिंग और एंडिंग्स के विजुअल्स की बात करें तो वो इससे भी अलग लेवल पर हैं, जिनमें अभी इसकी आई हुई सेकंड एंडिंग के विजुअल्स सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और जिसमें कैरेक्टर के मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा लाइवली, लवली और अमेजिंग हैं, जिसके एनिमेशन की तारीफ के लिए अब मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। एंड आई मीन लिटरली, स्क्रिप्ट में इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। और जितने जुजुत्सु काइसेन के ओपनिंग और एंडिंग्स के विजुअल्स ग्रेट हैं, उतने ही इनके लिए यूज किए गए सॉन्ग्स, जिनमें भी इसका फर्स्ट एंडिंग सॉन्ग अली का लॉस्ट इन पैराडाइज मेरे 2020 के फेवरेट सॉन्ग्स में से एक बन चुका है। नाउ बैक टू द मेन थिंग। तो जुजुत्सु काइसेन में हमें देखने को मिलते हैं बढ़िया इंटरेस्टिंग एंड फन कैरेक्टर्स, अ गुड हुकिंग स्टोरी, सम रियल गुड डायनामिक एंड फ्रीकिंग गॉडली एनिमेशन सीक्वेंसेस एंड बहुत ही शानदार और प्रेज़वर्दी साउंड ट्रैक। तो क्या इन सब बातों के बाद भी जुजुत्सु काइसेन सिर्फ एक और न्यू जेन ओवररेटेड ट्रेसी शोनेन एनीमे है, या इसे जो भी प्रेज और हाइप मिल रही है ये उसे टोटली डिजर्व करता है? I really can't say, but yes. So yes, in my opinion, Jujutsu Kaisen is one of the best anime of recent times। और ये बात मैं किसी को भी प्लीज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और अगर आपके लिए सिंपली पॉपुलर इक्वल टू ओवररेटेड होता है तो जी हाँ, जुजुत्सु काइसेन काफी ओवररेटेड होगा फिर तो। लेकिन अब अगर किसी को लगता है कि मैंने इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन एनीमे की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है, तो चलो वीडियो के इस पार्ट में इसकी एक फ्लॉ और वीक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें इसके थर्ड और मे बी फोर्थ एपिसोड में देखने को मिलता है, जहां मेगुमी और सुकुना की फाइट वाले सीन में हमें जुजुत्सु काइसेन के बाकी किसी भी दूसरे एक्शन सीन के मुकाबले कलर्स काफी डल महसूस होते हैं। एंड आई मीन काफी डल। अब यहाँ इसके पीछे 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो इस एपिसोड के प्रोडक्शन के दौरान मापा के पास कलर्स की कमी हो गई थी। सेकंड, शायद मेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, या मैंने इस एपिसोड को काफी लो क्वालिटी में देखा था। या थर्ड एंड द मोस्ट ऑब्वियस, क्योंकि इस फाइट के दौरान बारिश हो रही थी, शायद इसलिए इस सीन के कलर्स बारिश के पानी के साथ ही बह गए। तो हाँ, जुजुत्सु काइसेन एक काफी बढ़िया एनीमे है, जो कि एटलीस्ट इन माय ओपिनियन ओवररेटेड नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले ही डीमन स्लेयर को इससे कहीं ज्यादा पॉपुलर होता हुआ देख चुके हैं। तो जिस वजह से किसी भी सूरत में जुजुत्सु काइसेन बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं होता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। अगर मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल एनीमे कार्यालय की सदस्यता जरूर ले लेना। और भी ज्यादा कंटेंट और मनोरंजन के लिए एनीमे कार्यालय को इंस्टाग्राम पर फॉलो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। सी यू नॉट सो सून।